हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो हम पिछले वीडियोस में या पिछले कुछ समय से चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का देख रहे थे और ये लास्ट चैप्टर होगा या लास्ट वीडियो होगा जो इस चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स बच गए हमारे इधर से बीच में से, जो सारे के सारे आज हम देखेंगे और फाइनली इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए देखिए बोर्ड पर और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में देखा था कि जितना भी पैसा देश में आता है प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टेरिशरी से, वो सारा पैसा मिलाकर बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितनी वैल्यू क्रिएट की ऑल द थ्री सेक्टर्स ने इन अ ईयर इन अ कंट्री। ठीक है, तो देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है। तो दो पार्ट में है हमारे पास। पहला डेटा आपकी किताब में ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको 3 ग्राफ मिलेंगे, उसमें अच्छे से समझाया गया। पहले मनी की वैल्यू लिखी गई है, फिर परसेंटेज बताया गया है, फिर इंप्लॉयमेंट की वैल्यू या परसेंटेज दिया गया। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं। पहला है ईयर 1973-74 में हाईएस्ट वैल्यू या सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आता था प्राइमरी सेक्टर से। मतलब एग्रीकल्चर क्योंकि डोमिनेट करता था उस टाइम पर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर के डोमिनेट होने की वजह से इंडिया की कंट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता था प्राइमरी सेक्टर। लोएस्ट पे कौन था? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, लोएस्ट पे कौन था? सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी की वैल्यू जाती है करीब 40-45% के आसपास। सिमिलर 2013-14 का अगर हम डेटा देखें तो हाईएस्ट सेक्टर बन गया आपका टेरिशरी और लोवेस्ट बन गया प्राइमरी। ठीक है, हाईएस्ट बन गया टेरिशरी, लोएस्ट बन गया प्राइमरी। ठीक है, आप बस अभी याद रखें कि 1973 में हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करता था प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर की वजह से, और 2013-14 में हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करता है टेरिशरी सेक्टर, मतलब हमारा सर्विस प्रोवाइडर्स। प्राइमरी लोएस्ट पे आ गया है। ठीक है, सिमिलरली शेयर इन एम्प्लॉयमेंट में दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग प्राइमरी में काम करते हैं, कितने परसेंट सेकेंडरी में, कितने परसेंट टर्शरी में। तो 1973 में हाईएस्ट सबसे ज्यादा लोग काम करते थे प्राइमरी में, और खासकर प्राइमरी में भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है या एग्रीकल्चर कंट्री है, ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन, ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी। इस वजह से हाईएस्ट सबसे ज्यादा लोग कहां काम करते थे? प्राइमरी में। लोएस्ट कहां काम करते थे? सेकेंडरी में। देखो इधर दोनों जगह लोएस्ट सेकेंडरी है। हाईएस्ट 2013-14 में हाईएस्ट लोग अभी भी कहां काम करते हैं? प्राइमरी में। लोएस्ट कहां काम करते हैं? सेकेंडरी में। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब हमको 1973-74 से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम बात देखना चाहें तो हाईएस्ट देख सकते हैं कि 1973 में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी का और सबसे ज्यादा लोग भी प्राइमरी में ही काम करते थे। ठीक है, लोएस्ट को भूल जाओ। 1973 में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता था? प्राइमरी सेक्टर से, और सबसे ज्यादा लोग भी कहां काम करते थे? प्राइमरी सेक्टर में। कट टू हमको करना है इस ईयर से मतलब है हमको, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का डेटा बताता है, आज के टाइम का। ठीक है, तो आज के मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? टेरिशरी सेक्टर से, और सबसे ज्यादा लोग अभी भी कहां काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। यही है गड़बड़, यही तो है गड़बड़, समझिए। यही सीखने वाली बात है कि 40 साल के अंदर, कितने साल हो गए? 40-50 साल के अंदर एटमोस्ट, अपन 70 से देखे तो करीब 45 का डेटा है। अगर हम 2025 को गिन लेंगे तो करीब लगभग 40-50 साल हो चुके हैं। तो ये 50 साल के कंपैरिजन में, 40 से 50 साल के कंपैरिजन में सेक्टर तो शिफ्ट हो गए। सबसे ज्यादा वैल्यू पहले के टाइम पे प्राइमरी क्रिएट करता था, आज कौन क्रिएट कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि लोग पहले भी प्राइमरी में सबसे ज्यादा काम करते थे, आज भी प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये ग्राफ से आपको एक प्रॉब्लम निकलती हुई दिख रहेगी कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा पैसा टर्शियरी से आ रहा है, पर लोग अभी भी सबसे ज्यादा प्राइमरी में काम कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो यहां से मैं एक कनेक्शन जोड़ूंगा। ठीक है, ये चार्ट अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर ये चार्ट बना लिया तो।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए अगर कोई सा रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है या कोई सा केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें चार्ट वार्ट दिया हो बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में, तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको मिटाता हूं और आपको प्रॉब्लम समझा देता हूं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। कब की? प्रेजेंट टाइम। हाईएस्ट वैल्यू इन जीडीपी कहां से आ रही है? टर्शरी से। हाईएस्ट HIG हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट कहां से आ रहा है? अभी भी कहां से आ रहा है? प्राइमरी से। यही तो है समस्या। क्या समस्या है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां है? टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, और सबसे ज्यादा लोग का काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो यह एक कारण बनता है किसका? बेरोजगारी का। किसका? बेरोजगारी का। ठीक है, तो हमने पिछले साल 9th क्लास में 3 तरीके की बेरोजगारी देखी थी। एक थी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, कि यार खेती का सीजन कुछ ही टाइम होता है, तो जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं या खेत में काम करते हैं उनको कुछ महीने तो रोजगार मिलता है, कुछ महीने नहीं मिलता। ऐसे अर्बन एरियाज में भी फेस्टिवल टू फेस्टिवल कुछ आपको दिया बेचने वाले या फोटोज बेचने वाले या गणपति के टाइम पे मूर्तियों का व्यापार करने वाले या सेल करने वाले, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां जो सेल करते हैं, तो वो भी एक सीजनल है। सीजन चेंज, उनका बिजनेस चेंज। तो ये कुछ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती थी कि यार उन्हें कुछ सीजन तो एम्प्लॉयमेंट मिलता था, बाकी के सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसे बोलते थे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक और अनएम्प्लॉयमेंट देखी थी हमने, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर क्या होता था कि जब 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले लोगों को भी रिस्पेक्टेबल जॉब ना मिले, एजुकेशन के बाद भी जॉब ना मिले, तो उसे क्या बोलते थे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे काम की है तीसरी प्रकार की, उसे बोलते थे अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी वाली? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? हिडन, छुपी हुई। आया समझ में? कैसे आए हम? अब देखो ये होती क्या है, यहां समझ में आएगा। ठीक है, जब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट वैल्यू यहां है टर्शरी पे, पर लोग ज्यादा काम कहां कर रहे हैं? प्राइमरी। तो इसे ही बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, कि जब जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पर काम करेंगे लेकिन उतना पैसा है नहीं वहां पर, तो क्या होगा? उन सभी लोगों की इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, when more than required number of people are engaged in a certain kind of a job or activity, this results in reduction of their income. ठीक है, उनका लेबर एफर्ट हो जाता है डिवाइड, जिसकी वजह से उनकी इनकम हो जाती है कम। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोजगार है उनके पास में। ठीक है, अगर कोई उनसे पूछेगा कि भैया काम करते हो? हाँ काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में खेती है हमारी। ठीक है, पर इतने ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं कि उसकी वजह से उनकी इनकम हो गई है कम। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम एम्प्लॉयमेंट पर आए, कैसे गोल घूमकर हमने उसका कान पकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, एक मान के चलो एक आदमी है, इसको अपन बोलते हैं पर्सन ए। ठीक है, पर्सन ए की एक शॉप है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं। पर्सन ए की एक शॉप है। ठीक है, वो उस शॉप से कितने रुपए कमाता है महीने के? ₹1 लाख पर मंथ। पर्सन ए अपनी शॉप से 1 लाख रुपए महीना कमाता है। पर्सन ए के 2 बच्चे, 2 सन्स। नाम क्या है 2 सन्स का? सन नंबर M एंड सन नंबर N। ठीक है, जैसे ही वो बड़े होते हैं, स्कूल कंप्लीट करते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, और क्या बोलते हैं? पापा मुझे आपके साथ दुकान पे बैठना है। ठीक है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो पिताजी ने भी ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे। ठीक है, अपने जैसे ही हाल थे, तो पापा ने बोला चलो आ जाओ दुकान पे बैठ जाओ।
ठीक है, अब क्या हुआ, पापा अकेले भी दुकान संभाल ही रहे थे और 1 लाख रुपए महीना कमा ही रहे थे। अब क्या हुआ, उनके साथ उनके 2 बेटे भी बैठ गए दुकान पे। अब क्या हुआ, पहले एक आदमी 1 लाख कमा रहा था, अब क्या हुआ, 3 पर्सन, 3 लोग मिलके भी कितना कमा रहे हैं, 1 लाख। 1 लाख 3 लोग मिलके भी कितना कमा रहे हैं, 1 लाख। भैया दुकान की इनकम थोड़ी बड़ी है, आपने जरूरत से ज्यादा, एक आदमी भी दुकान संभाल ही रहा था, अब 3 लोग मिलकर संभालेंगे। इससे क्या हुआ, इन पापा का काम का बोझ तो कम हो जाएगा, पर इनकम बढ़ेगी क्या, नहीं। इनकम बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। अगर हम इन दोनों से पूछेंगे कि भैया तुम्हारे पास नौकरी है, तो बोलेंगे हाँ हमारा बिजनेस है, पर एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये दोनों 5-5, 10-10 हजार की नौकरी भी कर लेते तो परिवार की इनकम 1,20,000 या 1,10,000 हो जाती, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये पिताजी के साथ जुड़ गए दुकान पे, इनकम तो दुकान की अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने की दुकान को जरूरत नहीं है। आया समझ में, ठीक है। यही सेम चीज एग्रीकल्चर में भी होती है, ठीक है। जब परिवार के 10-15 लोग सब खेती करने में लगे हुए, ठीक है, और खेत को इतनी जरूरत नहीं है लोगों की, ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, लोगों का काम का बोझ तो कम हो रहा है, लेबर एफर्ट तो कम हो रहा है, पर उनकी इनकम भी कम हो रही है। अगर परिवार के 3-4 लोग बाहर जॉब करने लग जाएंगे, दूसरा बिजनेस करने लग जाएंगे, तो परिवार की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में भी देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर में भी देखने को मिलती है, दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन मोर देन required number of people, when more than required number of people are engaged in certain activity or job। जब जरूरत से ज्यादा लोग एक काम को कर रहे हैं या एक नौकरी को कर रहे हैं, इससे क्या होगा, लेबर एफर्ट हो जाएगा डिवाइड। दिस रिजल्ट्स इन डिवाइडेशन ऑफ लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। लेबर एफर्ट तो कम हो गया, डिवाइड हो गया, और क्या हुआ इसकी वजह से, एंड इनकम ऑल्सो गॉट डिक्रीज्ड। This is called disguise. When more than required number of people are engaged in a certain activity or job, जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम को करेंगे तो उनसे उनका लेबर एफर्ट, उनका बोझ तो कम हो जाएगा और उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हिडन नेचर की होती है, छुपी हुई होती है। अगर इनसे पूछेंगे एमएनएन से तो क्या बोलेंगे कि भैया हमारी बिजनेस है, दुकान पे बैठते हैं, हमारी दुकान है, बिजनेस है, पर एक्चुअली में इन्हें पढ़े लिखे लोग या विद्वान लोग या इकोनॉमिस्ट इस कंडीशन को बोलते हैं कि ये कैसे बेरोजगार है, डिसगाइज्ड, हिडन है, हिडन। इनसे पूछोगे तो बोलेंगे हम काम करते हैं, पर एक्चुअली में देखा जाए तो इनके दुकान पे जाने की वजह से इनकी फैमिली की इनकम हो गई है कम, एक तरीके की बेरोजगारी है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टॉपिक, अच्छा, इसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी एक नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे हम कभी कभी एक और नाम से पुकार लेते हैं, क्या है वो नाम, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसे और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कैसे हमने देखा कि भैया टर्शियरी में सबसे ज्यादा पैसा आता है पर लोग सबसे ज्यादा प्राइमरी में काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में इसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, डिसगाइज्ड, क्योंकि प्राइमरी में पैसा है नहीं पर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादा लोग जो प्राइमरी में काम कर रहे हैं उनकी इनकम क्या हो गई, कम। इसे ही बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ टर्शियरी और प्राइमरी के बीच में,
पैसा ज्यादा टर्शरी में, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं प्राइमरी में। इसकी वजह से इंडिया में बहुत देखने को मिलती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल सेकेंडरी का दिया था दुकान का, पर एग्रीकल्चर में मैंने बताया आपको पूरा परिवार का परिवार खेती कर रहा है। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जरूरत नहीं है इतने लोगों की खेती करने की, कुछ में भी काम हो जाएगा। ठीक है, यह हो गई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं अपन नए टॉपिक पे कि यार अपन ने देखा कि टर्शियरी सेक्टर 40-50 साल में एकदम से टॉप पे आ गया। ठीक है, एकदम से टॉप पे आ गया टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करता था 1973 में, पर अब कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर करता है। तो व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस है फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर्स? टर्शियरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर? ठीक है, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस की क्या कारण है? ठीक है, तो पहले क्या है कि भैया ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेसिक सर्विस जिसकी सबको जरूरत है। ठीक है, कैसी है बेसिक सर्विसेज? ट्रांसपोर्ट, सालों से चला आ रहा है ट्रांसपोर्ट। और क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के अलावा आपको और क्या बेसिक सर्विसेज मिलेगी? मेडिकल। और क्या बेसिक सर्विसेज है? एजुकेशन एक्सेट्रा। इसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर की डिमांड जो है कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा डिमांड बढ़ती जा रही है। देखो, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, या इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहती है। 1973 में भी बनी हुई थी इन सर्विसेज की डिमांड, आज भी बनी हुई है। पर अब क्या हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन इस समय में इतनी बढ़ गई है कि ये सर्विस और ज्यादा पैसा क्रिएट कर रही है, और ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं अब, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो इनकी वैल्यू भी टर्शियरी सेक्टर में एक्स्ट्रा जुड़ गई है। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विसेज के अलावा? ठीक है, बेसिक सर्विसेज के अलावा आप आजकल देखोगे कि टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। किसका डेवलपमेंट करता है? प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, और किसका? सेकेंडरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कैसे भैया, कैसे बोल सकते हो आप? देखो, टर्शियरी सेक्टर में सर कोई प्रोडक्ट तो मिलता नहीं, हमें पता है, सेवाएं मिलती है। तो क्या मुझे बताओ आप कि बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना अच्छे एजुकेशन के, बिना मेडिकल के, बिना बैंकिंग सर्विसेज के, बिना कम्युनिकेशन के, वेयर हाउसेस के, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर काम कर सकते हैं? जब तक टर्शियरी सेक्टर इन दोनों को सपोर्ट नहीं करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएंगे। टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट करता है, और ये सपोर्ट कैसा है? ये सपोर्ट ही क्या करता है, आपको जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करना होगा, आपको टर्शियरी सेक्टर को सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को डेवलप करना चाहते हो तो आप किसको डेवलप करोगे? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस, और क्या काम आता है? और क्या काम आता है भैया टर्शियरी सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर अपन देखते हैं कि न्यू सर्विसेज, सर्टेन न्यू सर्विसेज हैव कम अप। मॉडर्न टाइम्स में न्यू सर्विसेज आ गई है जो टर्शियरी सेक्टर को ऊंचाइयों पर लेके चली गई है। ठीक है, कैसी सर्विसेज? इंटरनेट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के आने के बाद सबसे ज्यादा पैसा देखो यहीं से आता है। गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सब सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए टर्शियरी सेक्टर बहुत पैसा कमा रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के आने के बाद। कम्युनिकेशन इंप्रूव, मोबाइल, सिम कार्ड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब सर्विस प्रोवाइडर। केबल, हमारा केबल आती है, पैसा लेके जाता है, प्रोडक्ट थोड़ी देता है, आपको चैनल का सब्सक्रिप्शन देता है वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये न्यू सर्विसेज ने क्या करा है? टर्शियरी सेक्टर की डिमांड को और बहुत शानदार कर दिया है। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या? ये नई सर्विसेज जो आ गई है इसकी वजह से भी टर्शियरी सेक्टर को बूम मिला है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारी सर्विसेज, अदर सर्विसेज। आज के जमाने में हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अदर सर्विसेज भी आ गई हैं कुछ, जैसे कि टूरिज्म। ठीक है,
टूरिज्म सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूं, इंक मुझे खत्म होती हुई लगा रही है। ठीक है, आजकल कितनी नई सर्विसेज आ गई है, टूरिज्म आ गया है। ठीक है, पेन ब्लैक वाला ले लिया मैंने, टूरिज्म की वजह से सर्विस डिमांड। और आप आजकल कहां जाते हो, शॉपिंग मॉल्स में जाते हो शॉपिंग करने के लिए। ये सब क्या है, शॉपिंग मॉल्स में जाना, अपने पीवीआरस, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाना, ये सब सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है इंडिया का, लोगों का जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उतनी ज्यादा ये सब सर्विसेज भी डिमांड करेंगे लोग। ठीक है, ये 4 कारण की वजह से टेरिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आया समझ में भैया कि टेरिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन, सबको चाहिए। बेसिक मतलब क्या, सबको चाहिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी तो इन सर्विसेज और भी बढ़ गई। डेवलपमेंट, ये टेरिशरी सेक्टर के बिना इन दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए टेरिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस है। न्यू सर्विसेज, आज के जमाने में कुछ नई सर्विसेज आ गई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कमीशन एक्सेट्रा, जैसे कि नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसकी वजह से बहुत पैसा है, देखो $1 बिलियन वर्थ की कंपनी है ये। अदर सर्विसेज, आज के जमाने में क्योंकि इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, लोगों की इनकम बढ़ गई है, उसकी वजह से लोग खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, घूमने जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, शॉपिंग मॉल्स जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे, सिनेमा हॉल्स में जाएंगे, बड़े बड़े पीवीआर में देखने के लिए जाएंगे, सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस में जाएंगे, बाहर होटल्स में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस है या टेरिशरी सेक्टर का पार्ट है। तो इन सब की वजह से टेरिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही इजी सा चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं अपन। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने कवर करा है और आपको बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने समझा दिया है। आप पॉज कर लो और उतार लो और ये तो याद, मतलब आप पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। आंसर वही बना सकते हैं जोड़ के फटाफट कि टेरिशरी सेक्टर्स प्रोवाइड सर्टेन बेसिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन एक्सेट्रा, अदर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग मॉल्स, पीवीआरस एक्सेट्रा। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करके उतार लीजिए, मैं बस रब कर रहा हूं और हम आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक है कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या वो तरीके हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। इसके साथ में एग्रीकल्चर विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको इरिगेशन कैनाल्स स्टैब्लिश करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते रहें। जो एग्रीकल्चर का सीजनल नेचर है कि खेती, हमारे आज भी भारत के कुछ इलाकों में खेती बारिश के सीजन के अलावा नहीं हो पाती क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। तो इरिगेशन कैनाल्स, एग्जांपल क्या करो, इरिगेशन अच्छा करो, इरिगेशन कैनाल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड, इरिगेशन कैनाल्स। ठीक है, एग्रीकल्चर को सुधारो और क्या करो, ट्रांसपोर्ट को सुधारो, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस फैसिलिटीज, वेयर हाउसेस शुड बी बिल्ट। ट्रांसपोर्ट को बिल्ड करोगे अपने आप जॉब क्रिएट होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, टूरिज्म डेवलप करो, टूरिज्म में जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दो। ठीक है, इससे भी क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, लोन्स प्रोवाइड करो, लोन्स प्रोवाइड करो। ठीक है, किस पे, लो इंटरेस्ट पे। लोन शुड बी प्रोवाइडेड एट लो इंटरेस्ट रेट्स। देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो या पहले आपको ऑटोमेटिकली समझता, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी, एजुकेशन से, टूरिज्म से, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसेस डेवलप करके। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी, आप इरिगेशन कैनाल डेवलप कर लो ताकि खेती, गांव के गांव में खेती 12 महीने खेती करे, अलग अलग खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, ताकि वो लोग खाली ना बैठे, उनके लोगों को रोजगार मिलता रहे। जो लेबर काम करता है खेत में हमेशा काम करता रहे। और क्या, स्मॉल स्केल बिजनेस को डेवलप करो, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को डेवलप करो, शुड बी डेवलप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, शुड बी डेवलप्ड। ठीक है, सिंपल, एग्रीकल्चर डेवलप करो, ट्रांसपोर्ट डेवलप करो, टूरिज्म एजुकेशन डेवलप करो, लोन प्रोवाइड करो लो इंटरेस्ट पे, स्मॉल केस बिजनेसेस को डेवलप करो। इससे क्या होगा, आपकी इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट। ठीक है,
इस एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में, जल्दी से उतार ले, शॉर्ट में आपका आंसर बन जाएगा। मैं जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं ताकि हमारा ज्यादा ये टॉपिक में लास्ट है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या कोई योजना बनाई है। तो एक योजना के बारे में दिया गया है हमें जिसका नाम है मनरेगा। हम क्या बोलते हैं इसे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, मनरेगा 2005, मनरेगा, मनरेगा, मगन रहो पढ़ाई में। ठीक है, तो मनरेगा क्या है, गवर्नमेंट गारंटी करती है, गवर्नमेंट गारंटीज 100 डेज ऑफ, याद रखना कितने दिन, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसको गारंटी करती है, फॉर यूथ्स ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, जो लोग केपेबल हैं और अपना बिलो द पॉवर्टी लाइन है, युवा है, काम कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट गारंटी करती है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट गारंटी करती है कि भैया 100 दिन का रोजगार हम देंगे आपको, एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार हम देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, किसने क्रिएट की, गवर्नमेंट ने क्रिएट की, एक योजना निकाली, वेलफेयर स्कीम है ये, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी फॉर यूथ इन रूरल एरियाज। ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइड कर पाई तो गवर्नमेंट ने गारंटी तो दे दी, पर अगर नहीं प्रोवाइड कर पाई तो क्या देगा, इफ नॉट प्रोवाइडेड, इफ नॉट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विल गिव क्या, कंपनसेशन। इनको 100 दिन का जो वेजेस होगा वो इनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। या मान के चलो 80 दिन काम दे पाई गवर्नमेंट, 20 दिन काम नहीं दे पाई, तो 20 दिन का पैसा गवर्नमेंट ऐसे ही बिना काम लिए ही इनके खाते में डाल देगी। इफ नॉट, गारंटी दे दी, क्योंकि गारंटी दे दी है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गारंटी दी गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिला गरीबों को, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उन्हें क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी, भैया इतने दिन का रोजगार हम नहीं दे पाए, साहब माफ करो, आपके खाते में डायरेक्टली हम पैसा डाल देते हैं। सो दिस इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, जो भी लोग रहते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है, SC, ST, OBC और 1/3 रिजर्वेशन, हमेशा हर चीज में वीमेन को 1/3 रिजर्वेशन ही मिलता है फॉर वुमेन। ठीक है, रिजर्वेशन की भी फैसिलिटी है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इन लोग कम्युनिटीज को रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो यह है आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी खत्म। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, समझ लो। जनरली यहां से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज में। सेक्टर पहचानने को आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार रिवाइज करें, वीडियोस को देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में रिप्लाई करें, डाउट पूछें आपके, हम चाहेंगे कि आप डाउट पूछे। बहुत ही इजी सा चैप्टर। ठीक है, चलिए आज के लिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो ज्वाइन करें, देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई विद डीसी। आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।